अभी दोस्तों जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सोनम वांगचुक जी को उनकी भूख हड़ताल का जो जगह है वहां से उठा लिया गया है, जबरदस्ती पुलिस उठा के ले गई है, फोर्स फीडिंग की जाएगी। मूड खराब है लेकिन बात तो ये बातचीत करनी ही पड़ेगी हमें। कुछ लोग सोचते हैं कि भूख हड़ताल एक शक्तिशाली हथियार है, सरकार इसके सामने झुक जाया करती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी राय शायद बदल जाएगी। और किन हालातों में भूख हड़ताल काम करती है और किसके सामने काम करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। कानूनी पहलू के बारे में बात करेंगे कि भूख हड़ताल पे बैठना लीगल है या इलीगल, और सरकार को क्या अधिकार है किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाए और पाइप डाल के उसको फोर्स फीड करे। बात शुरू से करनी पड़ेगी गांधी जी के भारत के वक्त से। गांधी जी को भारत में उपवास यानी अनशन की पॉलिटिक्स का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अनशन किया, लेकिन ये दिलचस्प बात है जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। एक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझना जरूरी भी क्यों है, क्योंकि अक्सर हम महात्मा गांधी जी का नाम लेकर भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, लेकिन क्या वाकई हमने महात्मा गांधी की अनशन की पॉलिटिक्स से कुछ सीखा है? सीखने की कोशिश करते हैं। 1918 अहमदाबाद 3 दिन की हंगर स्ट्राइक किसके खिलाफ थी? मिल मजदूरों के समर्थन में, मिल मालिकों के खिलाफ। डिमांड थी कि सैलरी बढ़ाई जाए। सक्सेसफुल रही, 35% इजाफा हुआ। 1919 फिर अहमदाबाद 3 दिन की भूख हड़ताल। 6 अप्रैल को उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लोग वायलेंट हो गए। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का कांड हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए। लोग वायलेंट हो चुके थे, शांति भंग हो रही थी, तो लोगों को शांत रखने के लिए उन्होंने 3 दिन का फास्ट रखा। 1924 दिल्ली हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास। हिंदू मुस्लिम अंग्रेजों से लड़ने की बजाय आपस में लड़ रहे थे। यह भारतीयों को समझाने के लिए था, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। 1932 येरवड़ा जेल, एपिक फास्ट कहा जाता है इसको। दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स के खिलाफ। सामने कौन था? डॉक्टर अंबेडकर, उनको मनाना था। 1933 अनटचेबिलिटी के खिलाफ आत्मशुद्धि उपवास, 21 दिन का लंबा उपवास। फिर से सामने थी भारतीय समाज की कुरीतियां। 1943 आगा खान पैलेस, अंग्रेजों ने गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते हुए वायलेंस में अरेस्ट कर लिया था कि आपने ही वायलेंस करवाया है। इसके विरोध में उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी। ये इकलौता फास्ट है जो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ था। हालांकि अंग्रेजों से कोई डिमांड नहीं थी, अपने ऊपर लगे इल्जाम और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ था। 1947 15 अगस्त देश आजाद हो गया था। पार्टीशन के खिलाफ, आजादी के बाद हुए दंगों के खिलाफ। 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक 73 घंटे का फास्ट अगेंस्ट कम्युनल राइट्स। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे। साफ कह दिया था जब तक एक दूसरे को मारना बंद नहीं करोगे तब तक एक अन्न नहीं खाऊंगा। दंगे तुरंत रुक गए, दोनों तरफ के लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। दूसरी तरफ दोस्तों भगत सिंह की तरफ चलते हैं। 116 दिन की लंबी उपवास का जंग। 15 जून 1929 लाहौर सेंट्रल जेल, भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने भूख हड़ताल शुरू की। मांग साफ थी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको वही रेपुटेशन मिले, वही सुविधाएं मिले जो यूरोपियन प्रिजनर्स को मिलती है। अच्छा खाना, साफ कपड़े। कुछ दिनों बाद उनके साथ जुड़े जतिन दास। जेल प्रशासन ने जबरदस्ती नली से खाना देने की कोशिश की। 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मौत हो गई, वो शहीद हो गए 24 साल की उम्र में। अंग्रेज हुकूमत को कोई परवाह नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हार नहीं मानी, उनकी भूख हड़ताल जारी रही। 70 दिन, 90 दिन, 100 दिन और 116वें दिन 5 अक्टूबर 1929 जब भगत सिंह के अपने पिता किशन सिंह जी ने आकर उन्हें मनाया, तब जाकर उन्होंने अनशन तोड़ा। मामूली रूप में कुछ डिमांड्स मानी गई थी। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, 116 दिन की भूख हड़ताल, जतिन दास की शहीदी, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर आपको लगता है ये डरावनी कहानी तो और सुनिए। 1933 में अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, वहां कैदियों ने भयानक हालात के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। जेल प्रशासन ने जबरदस्ती नली से दूध पिलाने की कोशिश की। कुछ कैदियों के फेफड़ों में दूध चला गया, निमोनिया हो गया, 3 कैदियों की मौत हो गई और सबसे भयानक बात, उनकी लाशों को पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। आजाद हो गया देश। आजादी के बाद की बात कर लेते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन जो गांधी जी ने हमें टूल दिया था भूख हड़ताल का, उसको हम इस्तेमाल करते रहे बिना ये सोचे समझे कि इसके मायने क्या है, इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। शुरू करते हैं 1952 पोट्टी श्रीरामलू। तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की डिमांड। पोट्टी श्रीरामलू ने 58 दिन की भूख हड़ताल रखी, वो मारे गए। लेकिन उनके मौत के बाद देश में गुस्सा भड़का, उस एरिया में गुस्सा भड़का, भारत सरकार को झुकना पड़ा। आंध्र प्रदेश स्टेट बनी और पूरे देश में भाषा के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब यहां सामने जिनके खिलाफ ये भूख हड़ताल रखी गई थी, वो एक नई नवेली भारतीय सरकार थी जो अभी अभी आजाद हुए देश को चला रही थी। जनता का गुस्सा था, मीडिया का दबाव था, दोनों उस पर असर डाल रहे थे।
नई सरकार जनता की राय की परवाह करती थी, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी जनता के भरोसे पे टिकी थी। 2 साल पहले ही तो हम रिपब्लिक हुए थे। अब आते 2011 में बाबा रामदेव का अनशन काले धन के खिलाफ। रात को पुलिस ने जबरदस्ती सबको वहां से भगा दिया, प्रोटेस्ट को तोड़ दिया गया। लेकिन एक असर हुआ इसका। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में रामलीला मैदान केस में फैसला दिया कि भूख हड़ताल एक कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड विरोध करने का तरीका है। सरकार ने कुछ नहीं माना। अन्ना हजारे आंदोलन 2011 लोकपाल का मामला। अन्ना हजारे का आंदोलन, उनका अनशन शायद आधुनिक भारत का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट बना। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फुल मीडिया सपोर्ट। 2013 में लोकपाल कानून पास भी हुआ, लेकिन बहुत कमजोर, सिर्फ इतना कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। अन्ना आंदोलन की बात सुन के आपको लग सकता है कि सरकार तो झुक जाती है, मांगे मानी जाती हैं, भूख हड़ताल काम करती है। अन्ना आंदोलन 2011 की बात है। अब एक बात और सुनिए। स्वामी निगमानंद ने गंगा में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ 115 दिन की भूख हड़ताल की थी 2011 में ही। 13 जून 2011 में उनकी मौत हो गई। कुछ नहीं बदला। एक ही साल, दो अनशन और अलग अलग रिजल्ट। फर्क किस बात का था? फर्क था पब्लिक प्रेशर का। और यही आज हमारी जो वीडियो है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो पब्लिक प्रेशर की बात की है। आगे चलते दोस्तों, 11 अक्टूबर 2018 में आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो स्वामी सानंद बन चुके थे, गंगा की सुरक्षा, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाने की डिमांड कर रहे थे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे गंगा पर। 111 दिन भूखे रहे और उनकी भी मौत हो गई। आज तक वो गंगा के लिए कानून नहीं बना जिसकी वो मांग कर रहे थे। और ये इसी सरकार के दौर की बात है जब हमारे पीएम साहब कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। क्यों नहीं मांगेगी मांगे, क्यों नहीं मानेगी उनकी मांगे? क्योंकि उनकी डिमांड्स कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट से टकरा रही थी। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। इरोम शर्मिला, दुनिया की सबसे लंबी भूख हड़ताल। 2 नवंबर 2000 को मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा 10 लोगों की हत्या के बाद इरोम शर्मिला ने अफसपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। सरकार ने क्या किया? उन्हें गिरफ्तार किया। क्यों? 309 आईपीसी अटेम्प्ट टू सुसाइड के केस में। हर साल रिहा किया, हर साल गिरफ्तार किया। 16 साल तक लगातार नाक में नली डालकर जबरदस्ती फोर्स फीड किया गया। 2016 में जब उन्होंने अनशन तोड़ा तो उनके अपने शब्द थे कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अफसपा आज भी लागू है। सरकार को, सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इन सारी कहानियों को दोस्तों एक साथ रखकर देखें, गांधी, भगत सिंह, अंडमान की भूख हड़ताल, पोटी श्रीरामुलु, स्वामी निगमानंद, जीडी अग्रवाल, अन्ना हजारे, इरोम शर्मिला, तो एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है कि भूख हड़ताल एक इमोशनल हथियार है। और इमोशनल टूल सिर्फ वही काम करता है जहां सामने वाला आपकी परवाह करता हो। यह नाराजगी जाहिर करने का तरीका है। आप इसको इस तरह सोचिए, हस्बैंड वाइफ है, आपस में झगड़ा हो जाए और कोई एक पार्टनर नाराज होकर बैठ जाए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। सामने वाला उससे प्यार करता है, उसको मनाएगा। उसको पता है कि मैं भूखा बैठा हूं, मुझे मरने नहीं दिया जाएगा। सामने वाला मुझसे प्यार करता है, उसको मेरी चिंता है, मेरी परवाह है, बात मान ली जाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आपका किसी अजनबी से झगड़ा हो जाए या अपने पड़ोसी से झगड़ा हो जाए और आप नाराजगी में खाना खाना छोड़ दें तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसका आपसे कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो कहेगा मत खाओ खाना, आप कल मरते हो, आज मर जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। सत्ता भी कुछ इसी तरह काम करती है। और यही वजह है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधी भूख हड़ताल नहीं की, सीधा सड़क पर उतरते थे, क्योंकि अंग्रेज सरकार को भारतीयों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। तो अगली बार जब आप किसी को भूख हड़ताल पर जाते देखें या खुद भूख हड़ताल पर बैठें, तो खुद से सवाल कीजिए, जिसके खिलाफ ये अनशन हो रहा है, क्या उसे सच में आपकी या उस इंसान की परवाह है? अगर परवाह है तो शायद काम बन जाए, और अगर जवाब ना में है तो वो सामने वाला और वो सत्ता सिर्फ इंतजार करेगी। अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात दोस्तों, कि क्या सोनम वांगचुक को इस बात का नहीं पता था? वो जानते थे। वो जानते हैं इस बात को कि किसके सामने वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। वो पहले भी 2023 में 5 दिन की हंगर स्ट्राइक, 2024 में 21 दिन की हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। यही सरकार थी। 2025 की हंगर स्ट्राइक के बाद तो उन्हें एनएसए में अरेस्ट कर लिया गया था। उन्हें पता है कि सामने कौन सी सरकार है। सरकार के खिलाफ ये हंगर स्ट्राइक नहीं है। मैं आपको दोस्तों ये कहना चाहता हूं, ये हंगर स्ट्राइक सरकार को झुकाने के लिए नहीं है। ये हंगर स्ट्राइक देश के लोगों को, आपको, मुझे जगाने के लिए है, नौजवानों को उठाने के लिए है। और अब उनकी डिमांड भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गिनती में, बड़ी गिनती में प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचें और उनका साथ दें। इससे पब्लिक प्रेशर बनेगा और पब्लिक प्रेशर ही काम करेगा। डेमोक्रेसी में पब्लिक प्रेशर से बड़ा कोई प्रेशर नहीं है जिसके सामने सरकार झुक जाए। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की, कि क्या हंगर स्ट्राइक पे बैठना लीगल है, भूख हड़ताल कानूनी है या नहीं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है और फर्दर उसके आर्टिकल्स है आर्टिकल 19(1)(a) जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आर्टिकल 91(b) जो बात करता है पीसफुल प्रोटेस्ट की। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है कि हम पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट करें, उसमें हंगर स्ट्राइक भी शामिल है। 2012 के रामलीला मैदान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि भूख हड़ताल एक वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है विरोध करने का। लेकिन सरकारें क्या करती है, अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात कर कर सेक्शन लगाकर केस लगा देती है। आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड 309 में कवर थी। इरोम शर्मिला को बार बार इसी सेक्शन में अरेस्ट किया गया, 16 साल तक लगातार यही सेक्शन लगाया गया। हालांकि हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 की एक जजमेंट में साफ किया है कि हंगर स्ट्राइक पे बैठना अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं है। और अब एक मजे की बात कि जो नया कानून आया है बीएनएस का, उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड का कोई ऑफेंस नहीं है। तो आज की डेट में लीगली भूख हड़ताल पे बैठना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। तो फिर पुलिस इनको सोनम वांगचुक जी को क्यों उठा के ले गई, क्या उनको अथॉरिटी है, ये बहस का मुद्दा है। दुनिया भर में मेडिकल एथिक्स के जानकार मानते हैं कि किसी के होश में रहते हुए उस व्यक्ति को जबरदस्ती खिलाना उसकी जो बॉडी के ऊपर जो उसकी ऑटोनॉमी है उसका वॉलेशन है। लेकिन हम जानते हैं भारत में राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 हमारा राइट है तो सरकार की ड्यूटी है। इसी का हवाला देकर सरकार अक्सर जबरदस्ती इलाज और जबरदस्ती खिलाने का, फोर्स फीडिंग का सहारा लेती है, खासकर तब जब मामला मीडिया में बहुत बड़ा हो जाए। 16 साल इरोम शर्मिला के साथ यही हुआ और अब सोनम वांगचुक के साथ भी यही होने जा रहा है। तो कानून कुल मिलाकर यह कहता है कि कानून आपको भूख हड़ताल पे जाने का अधिकार देता है, लेकिन सरकार के पास उसे नजरअंदाज करने की अथॉरिटी भी है और आपको फोर्स फीड करने की भी अथॉरिटी है। प्रोटेस्ट पे वापस आते हैं सोनम वांगचुक के। सोनम वांगचुक इस वक्त दिल्ली के अनशन पे बैठे थे अपने, जिनको पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया है। डिमांड कोई बड़ी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का ही तो मामला है। 2014 से लेकर अब तक 90 बार पेपर लीक हुए हैं। किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, किसी की तो अकाउंटेबिलिटी हो। रेजिग्नेशन ना सही, कम से कम बातचीत तो शुरू करो, एक गुड इंटेंशन तो दिखाओ, एक गुड फेथ तो दिखाओ। कम से कम कान पे जू तोड़ेंगे, बातचीत तो करो। थोड़ा सा तो अपने अंदर मतलब वो लगे कि हाँ कान पे जू रेंग रही है सरकार के और कुछ चिंता है, कोई परवाह है किसी चीज की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात हो सकती है, सरकार चाहे ना झुके, लेकिन सोनम की हंगर स्ट्राइक ने अगर देश के लोगों को, नौजवानों को जगा दिया तो उससे फर्क पड़ेगा। और अब सोनम वांगचुक की जो डिमांड है वो लोगों से ही है कि बड़ी गिनती में 20 तारीख को प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचा जाए, उनका साथ दिया जाए। पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा तो फर्क पड़ेगा।